हेलो। हेलो। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी समझिएगा ये क्या है टॉपिक और क्या बातें ये कहता है, क्या इसके दिलों की भावना है वगैरह वगैरह सारा कुछ समझिएगा। स्टेट्स जो है वो है क्या, सबसे पहले तो ये समझिएगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। डाटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं? ताकि हमें कोई डिसीजन लेना है जिसके अंदर ये डाटा क्या होंगे, काम आएंगे। लाइक जैसे भारत के अंदर नीति आयोग को ये डिसाइड करना है कि हर जो बीपीएल परिवार है उसके लिए जो उनको राशन जो दिया जाए वो कितना दिया जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, उन्हें ये चीज़ पता करनी होगी कि भाई जैसे राजस्थान के अंदर हर आदमी का कितना वो जो है वो अनाज का कंजम्पशन करता है मंथली, उसमें से उसके पास कितना अवेलेबल रहता है और कितना उसके हिसाब से उसको अपने को अनाज देना चाहिए। अब अगर यहाँ पर बात करें कि जैसे एक जो बीपीएल कार्ड होल्डर परिवार है, अब हर परिवार के अंदर अलग अलग सिचुएशन होगी। किसी परिवार के अंदर 5 मेंबर होंगे, किसी परिवार के अंदर 6 मेंबर होंगे, किसी परिवार के अंदर 7 मेंबर होंगे, किसी परिवार के अंदर 3 मेंबर होंगे। पहली सिचुएशन तो ये। अब उसके बाद में क्या कंजम्पशन सबका बराबर होता है? एक जो है वो साल महीने के अंदर मान लीजिए 8 kg अनाज का कंजम्पशन कर रहा है, दूसरा जो है वो 10 kg अनाज का कंजम्पशन कर रहा है, तीसरा है जो 5 kg अनाज का कंजम्पशन कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये सरकार के लिए पॉसिबल है कि वो हर एक परिवार के लिए, हर एक मेंबर के लिए अलग से लिमिट डिसाइड करे और उसके हिसाब से उसको अनाज वगैरह दे? क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। समझ पा रहे मत भाई, पॉसिबल ही नहीं है ये इतना तो। हाँ, जहाँ भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो इसको देख सकते हैं, जिस के भी सिलेबस के अंदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो ये देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या ये ऐसा किया जा सकता है कि भाई अपन परिवार के हिसाब से लिमिट बनाए? नहीं। और परिवार के मेंबर के हिसाब से होता है कि नॉर्मली बीपीएल कार्ड के अंदर जो परिवार होता है उसके हिसाब से दिया जाता है। अब किसी के अंदर ज़्यादा है, किसी के अंदर कम है, ऐसा भी किया जा सकता है क्या? नहीं। पर्टिकुलर हर एक के लिए तो अपन अलग अलग लिमिट तय कर नहीं सकते। तो फिर क्या करते हैं? अब भाई डाटा तो अपने पास बहुत सारे होंगे कि भाई यहाँ पर इतना है, इस राजस्थान के अंदर इतनी ज़रूरत है, गुजरात के अंदर इतनी ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें बहुत सारे डाटा बहुत सारे होंगे। हर परिवार के डाटा भी अपन कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो डाटा अभी यूजफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जैसे फिर तो आप और एक्यूरेसी भी जाओगे तो पिछले महीने किसी ने 8 kg का अनाज कंजम्पशन किया, इस महीने हो सकता है वो 9 kg भी कर ले, सर्दियों में और ज़्यादा भी कर ले, गर्मियों में कम कर दे। तो वहाँ पर क्या होगा, ये डाटा जब तक रॉ डाटा है, मतलब कि जब तक ये कच्चे डाटा है तब तक काम के नहीं। तो इन डाटा को हमें क्या करना होगा, कुछ इस तरीके से करना होगा ताकि हम इसको क्या कर सकें, यूज कर सकें।
तो वहाँ पर आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये भी एक तरीका है, मतलब बहुत सारे तरीके जिसमें से एक तरीका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आगे डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस वगैरह सारे कुछ है, लेकिन अपन एक बार मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब समझिएगा यहाँ दो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मेनली ये जो है सेंट्रल टेंडेंसी, इस वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। सेंट्रल का मतलब क्या है? मध्य। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या कहता है? ये कहता है कि जो डाटा दे रखे हैं उनके जो बीच की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करें। अब हमने कहा कि सर बीच की मतलब कैसे? वो तो अलग अलग हो सकता है, जैसे हाइट के हिसाब से खड़े हैं भाई, फुटबॉल के या क्रिकेट के अंदर टीम करते थे ना पहले, हाइट के हिसाब से खड़े कर देते थे, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड। तो उनको क्या कर दिया? हाँ, लेट नाइट सही है, लेट नाइट सबसे बेस्ट है। आप भी फ्री, मैं भी फ्री। ये अपन ने क्या कर दिया? लाइन के हिसाब से खड़ा कर दिया। अब अपन पूछ रहे हैं उससे कि भाई, हमने उसको पूछा कि भाई तू सेंट्रल कह रहा है, सेंट्रल का मतलब क्या? एक तो सेंट्रल ये इस तरीके से भी हो सकता है कि भाई ये जो लाइन में है इसमें से अपन ने लाइन में खड़े कर दिया इसको सीक्वेंस वाइज, और इसमें से पूछा कि एक तो सेंट्रल जैसे कितने हो गए, 1 2, कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने कहा कि ये जो है ये बीच में खड़ा है, ये सेंट्रल है, ये सेंटर है, ये जो है क्या है? सेंटर है। एक तो ये तरीका हो सकता है, या फिर जैसे 10 स्टूडेंट है, उनके जो टेस्ट लिए, एक के 5 आए, 6 आए, 7 आए, 5 आए, 4 आए, 3 आए, 9 आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 स्टूडेंट है, ये इनके 10 के नंबर है। तो इनके 5 + 6 + 7 + 5 + 4 + 3 + 9 + 10 + 9 + 8, टोटल हो गए 66 डिवाइडेड बाय 10। तो इनके एवरेज नंबर जो वो आ रहे हैं 66.66। ये देखें या किस तरीके से देखें, तो यहाँ पर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम मेनली हमने कहा कि भाई आपने कहा सेंट्रल बीच की वैल्यू जो है उसकी बात करें, लेकिन बीच का कैसे, मतलब किस तरीके से? तो उन्होंने कहा बीच की जो वैल्यू है उसको हम 3 तरीके से देख सकते हैं। हमने कहा कैसे कैसे? तो उन्होंने कहा देखो, हम देख सकते हैं मीन, मीडियन और मोड, औसत, माध्यिका, और ये हो गया आपका बहुलक। अब समझिएगा तीनों के मतलब अलग अलग है। मीन आपने पढ़ रखा होगा, औसत आपने पढ़ रखा होगा, काफ़ी पढ़ रखा होगा, जिसको हिंदी में अगर आपने फॉर्मूला याद किया होगा तो आपने किया होगा कि राशियों का योगफल बट्टा राशियों की संख्या, समेशन ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स, कि भाई 5 स्टूडेंट है उनका एवरेज कैलकुलेट करना है। तो ये इस तरीके से मीन। मीडियन जो है वो क्या होता है? बीच में कौन खड़ा है उसके हिसाब से। और मोड जो है वो क्या है? ये जो सबसे ज़्यादा बार आया है, तो ये क्या है? जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जिसका बड़ा नाम, मतलब जो ज़्यादा पॉपुलर है, वो यहाँ पर मोड हो गया। तो यहाँ अपने को इन तीनों के बारे में देखना है, मीन, मीडियन और मोड। क्लियर? इन 3 के बारे में देखेंगे। तो सेंट्रल टेंडेंसी मतलब देखिएगा भाई, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है कि बीच की वैल्यू। अब बीच की वैल्यू कैसे? अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। एवरेज नंबर कितने, वो भी बीच की वैल्यू है, बीच में कौन खड़ा है वो भी हो गया, या फिर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो। तो यहाँ पर 3 तरीके से अपन देखते हैं, जिसमें से अपन सबसे पहले अगर मीन की बात करें, एक बार अपन थोड़ा सा रफ बात करके फिर इसके थोड़ा सा जो क्लास नोट्स मैंने लिख रखे हैं उससे पढ़ के फिर अपन इसको आगे कंटिन्यू करें। तो मीन जो है वो क्या कहता है? ये कहता है भाई अभी सिर्फ ब्रीफिंग ले रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। राशियों के योगफल बट्टा
राशियों की संख्या। ठीक है, जैसे 5 स्टूडेंट है और उनका मीन कैलकुलेट करना है। 5 स्टूडेंट है जिनके जो मार्क्स है वो दे रखे हैं 10, 8, 7, 5, 9, ये दे रखे। तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे या मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10 + 8 + 7 + 5 + 9 डिवाइडेड बाई कितने हैं? ये तो हो गया राशियों का योगफल, मतलब समेशन ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स। कितने डिजिट हो गए? 5। तो ये हो गया 10 + 8 + 7 + 5 + 9, 39 डिवाइडेड बाय 5, 39 डिवाइडेड बाई 5, 7.8। बिल्कुल सिंपल सा इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। या फिर थोड़ा सा और ट्रिकी इसमें से करें, मतलब अभी तो सिर्फ अपन इंट्रो ही देख रहे हैं। जैसे उसने कहा कि 5 स्टूडेंट है जिसमें से एक के नंबर है जो 10 है, दूसरे के नंबर जो वो 8 है, तीसरे के नंबर जो वो 7 है, चौथे स्टूडेंट के नंबर आए 5। पांचवा स्टूडेंट जो है उससे पूछा कि नंबर बताओ, उसने कहा कि नहीं बताऊंगा। हमने कहा बता दे भाई, एवरेज कैलकुलेट करना। उसने कहा कि नहीं बताऊंगा, तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ लो। हमने किसी और से पूछा तो उसने कहा कि देखो हमारी क्लास के एवरेज मार्क्स जो वो कितने 7 है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई बताओ 5वें नंबर के स्टूडेंट के जो है वो मार्क्स कितने आएंगे। तो अपन क्या करते हैं कि भाई समेशन ऑफ ऑल डिजिट 10 + 8 + 7 + 5 प्लस ये जो है ये बता नहीं रहा है, डिवाइडेड बाय अगर 5 करते हैं तो कितना आता है? 7 आता है। मतलब इन सब का टोटल जो है वो कितना आएगा? ये डिवाइड में ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 + 8 + 7 + 5 + x बराबर कितना हो गया? 7 × 5 कितना? 35। तो ये कितना हो गया? 10 + 8 + क्या है? 10 + 8 + 7, ये हो गया 30 + x। तो x = कितना हो जाएगा? ये माइनस चला जाएगा 5। oneexam.in। ठीक, या फिर और किस तरीके के क्वेश्चन, पहले मैं एक बार आपको सिर्फ इंट्रो बता रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन वगैरह हो रहे हैं। आज जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी का सिर्फ बेसिक है। या फिर जैसे उन्होंने कहा कि 2 क्लास है, एक जो है पहली क्लास है उसमें क्लास ए, क्लास बी, जिसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो इसके अंदर है 15 और इसके अंदर है 20। दोनों क्लासेज के अंदर जो वो क्या किया गया, एक 10 नंबर का टेस्ट लिया गया और जिसमें से इनके नंबरों का जब एवरेज नंबर्स कैलकुलेट किए गए तो एक क्लास के आ रहे हैं 8 और इसके आ रहे हैं 7। तो बताओ, उन्होंने पूछा है कि अगर क्लास ए एंड बी को कंबाइंड करके बिठाया जाता और टेस्ट लिया जाता तो उनका एवरेज नंबर है जो कितने रहते हैं। सिंपल सी बात है, समझिएगा। 15 स्टूडेंट है और 15 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स जो है वो कितने? 8 है। मतलब मीन जो है वो 8 है। इसका मतलब क्या है कि ऑन एन एवरेज हर स्टूडेंट के कितने? 8 नंबर है। अब किसी के 9 थे तो किसी के 7 थे, कोई 8 से एक ज़्यादा था तो कोई एक 8 से कम था, किसी के 10 थे तो किसी के 6 थे, या किसी के 10 थे तो 2 के 7 थे, इस तरीके से थे। और ऑन एन एवरेज कितना बन रहा है? 8 नंबर। इन 15 स्टूडेंटों ने टोटल मिला के इनका एवरेज कैसे कैलकुलेट हुआ होगा कि टोटल मार्क्स जितने थे सबका 15 के मिला के डिवाइडेड बाय आपने क्या किया होगा? 15 किया होगा तो कितने आए होंगे? 8 आए होंगे। तो क्लास ए जो है अगर इसके टोटल मार्क्स इन्होंने करें तो कितने आए होंगे? क्लास ए के सब स्टूडेंट के मिला के कितने नंबर आए होंगे? तो टोटल मार्क्स कितने बने होंगे? 15 × 8 कितने हो गए होंगे? 120। वैसे क्लास बी की बात करें तो क्लास बी का एवरेज कैसे कैलकुलेट किया होगा
क्लास बी में जो मार्क्स आए उन सबका टोटल किया होगा आपने, डिवाइडेड बाय क्या किया होगा, 20 किया था, तब आपको कितना मिला था, 7 मिला था। तो उसी तर्ज पे अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना आया होगा, टोटल मार्क्स कितने बने होंगे, 20 × 7 कितने, 140। क्लियर। दोनों को साथ बिठाते तो कितना होता, तो दोनों को साथ बिठाते तो नंबर कितने होते दोनों के, 120 क्लास ए वालों के, 140 क्लास बी वालों के, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाते, 15 ये और 20 ये। तो ये हो गए 120 प्लस 140, ये हो गए 260 डिवाइडेड बाय 35। ये एवरेज आ गया 7.42। एक इस तरीके का क्वेश्चन भी जो वो बन सकता है। तो ये अलग अलग तरीके के क्वेश्चन जो वो बन सकते हैं भाई। एक तो सिंपल एवरेज मीन कैलकुलेट करने का कह सकते हैं, या फिर कह सकता है कि भाई इसमें से कोई एक जो वो मिसिंग है उसका बताइए कि कितना है, एवरेज दे दिया, तो वैसा पूछ सकते हैं। या फिर आपको ये जो लास्ट में बताया गया ये कंबाइंड मीन जो वो ऐसा कर दिया गया। मीडियन जो है वो ये अलग सिचुएशन है। मीडियन जो है ये क्या बताता है कि भाई माध्य का, ये तो क्या कहता है कि आप या तो आरोही या अवरोही, भाई हिंदी मात्रा अलग गलत हो सकती है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए कि भाई जैसे हाइट के हिसाब से देख रहे हैं या मार्क्स के हिसाब से देख रहे हैं। तो मार्क्स जैसे यहाँ पर इनका अपन ने इनका जब मीन कैलकुलेट किया, यहीं पर मीडियन कैलकुलेट करने कहते तो हम क्या करते कि इनका मीडियन कैलकुलेट कीजिए, तो हम क्या करते, सबसे पहले सबसे छोटी या सबसे बड़ी असेंडिंग या डिसेंडिंग कोई भी 5, उसके बाद में उससे बड़ी कौन सी 7, उसके बाद में बड़ी कौन सी 8, उसके बाद में बड़ी कौन सी 9, उसके बाद में बड़ी कौन सी 10। तो ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, और ये 5वें नंबर पे। क्लियर है। यहाँ पर क्या होगा, मीडियन क्या कहता है, जो बीच में खड़ा है। अब 5 है तो 5 है तो बीच में कौन खड़ा है, तीसरे नंबर का बीच में खड़ा है, क्योंकि 2 इसके इस साइड है, 2 इसके इस साइड है। सर अगर ये 6 होते तो मान लीजिए एक और होता, 5, 7, 8, 9, 10 और एक और होता मान लीजिए 10, तो उस केस में क्या होता, ये पहले नंबर पे खड़ा है, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, ये 5वें पे और ये 6ठे पे। तो फिर सर मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बीच में कौन खड़े, ये दोनों, इन दोनों का भी अपन क्या करते हैं 8 + 9 डिवाइड बाई 2 करके 8.5 करते हैं। अभी एक बार सिर्फ देख रहे हैं, इस तरीके से मीडियन होता है। थर्ड जो है वो कौन है, मोड है। मोड जो है ये कौन है, जो पॉपुलर है वो मोड है, मतलब जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। जैसे इस केस के अंदर अगर बात करें, जस्ट ऊपर वाले में इस केस के अंदर बात करें तो यहाँ कोई सही तरीके से मोड नहीं है, क्योंकि सब जो है वो एक एक बार आए। 5 नंबर एक बार आया, 7 एक बार आया, 8 एक बार आया, 9 एक बार आया, 10 एक बार आया, तो यहाँ कोई मोड नहीं। लेकिन यहाँ बात करें तो 5 एक बार, 7 एक बार, 8 एक बार, 9 एक बार, लेकिन 10 2 बार। जो ज़्यादा बार आया वो क्या है, मोड है। समझिएगा, इलेक्शन हुआ, कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियां आपस में इलेक्शन लड़े, बीजेपी को ज़्यादा सीट मिली, तो उस केस के अंदर अगर मोड कैलकुलेट कर रहे हैं तो मोड क्या होगा, बीजेपी होगा। समझ पा रहे बात। तो मोड क्या है, जो ज़्यादा पॉपुलर है वो क्या है, आपका मोड है। समझ पा रहे हैं बात। तो बीच की वैल्यू हमें कहा कि आप 3 तरीके से पता कर सकते हो, तीनों अलग अलग सिचुएशन है कि भाई मीन हो गया या मीडियन हो गया या आपका मोड हो गया, जैसी स्थिति। अब यहाँ तक में एक चीज़ समझ आई होगी, मीन के अंदर आपने अलग तरीके से कैलकुलेट किया, मीडियन थोड़ा अलग तरीके से किया होगा, मोड जो वो अलग तरीके से किया होगा। अब सबसे पहले तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या कहता है, बीच की वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर है, जो सबसे बीच की हो वो, जो बीच की वैल्यू वो ज़्यादा सही है। मीन में आपने सब डिजिट को कंसिडर किया,
मीडियन के अंदर जो बीच में खड़ा था उसी को लिया, उससे इस साइड के इस साइड के। या फिर इसको यूं देख सकते हैं कि भाई जो बीच में खड़ा था तो एक तरीके से उस पोजीशन पे जो था, भाई जैसे 5 थे तो जो थर्ड नंबर पे था वो आपका क्या था, मीडियन था। अब एक्चुअल वैल्यू उसकी कितनी उससे फर्क नहीं पड़ता, जो तीसरे नंबर पे था, समझ पा रहे बात। लेकिन मीन जो है वो थोड़ा सा अलग था, वो कह रहा था 5 है तो पांचों को जोड़ो, डिवाइड बाय 5 करो तो आएगा। तो ये अलग तरीके से, मीडियन अलग तरीके से। मीडियन क्या कह रहा है कि 5 है तो तीसरे नंबर पे जो खड़ा है वो मीडियन है। मोड जो है वो क्या कह रहे हैं, जो ज़्यादा बार है, जो ज़्यादा बार आया है, जिसको ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी है, वो जो है वो क्या होगा, मोड होगा। फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन, बारंबारता। जैसे 5 6 7 5 5 9, तो यहाँ पर 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1 2 3 कि 5 कितनी बार आया, 3 बार आया, तो ये इसकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। मोड कहता है कि भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो मोड कहता है कि कौन सही है कौन गलत है, बीच की वैल्यू कौन है, ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं कि भाई इलेक्शन के अंदर नेता ए ईमानदार था, नेता बी चोर था, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर लोग चोर के साथ थे, क्योंकि जनता भी चोर थी, इस हिसाब से चोर जो वो जीत गया, तो उसके हिसाब से वो क्या हो गया, मोड हो गया। तो मोड के अंदर सही गलत वगैरह नहीं, मोड के अंदर किसके साथ ज़्यादा है वही चीज़ देखी जाएगी। समझ पा रहे बात भाई। अपन सीधा सा कहते हैं कि भाई आज के लोग, नेता जो चोर है, नेता चोर नहीं है, जनता चोर है। क्यों? क्योंकि नेता क्या है, जन प्रतिनिधि। समझ पा रहे बात। जनता जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव, जैसी जनता है वैसे नेता है। अगर जनता चोर है तो नेता चोर है, अगर जनता ईमानदार होगी तो नेता ईमानदार होंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं। तो मोड क्या है, जो ज़्यादा पॉपुलर है। ज़्यादा पॉपुलर कौन होगा, जैसी जनता होगी वैसे ही उनके नेता होंगे, उन्हीं के हिसाब से पॉपुलर होगा। सही गलत जो है वो यहाँ नहीं देखता। मोड जो वो क्या कहता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अगर किसी को 5 वोट आए, किसी को 6 वोट आए, तो 6 वोट वाला जीतेगा। समझ पा रहे हैं। तो मोड जो है वो क्या होगा, ऐसा होगा। अब मोड के अंदर क्या ऐसा हो सकता है क्या, सरपंच के इलेक्शन के अंदर कई बार आपने आसपास में सुना भी होगा, कई बार ऐसा भी होता है कि भाई दोनों का टाई भी हो जाता है, तो वैसा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, वैसे कम चांस होते हैं लेकिन ऐसा हो सकता है। जैसे कुछ टाइम पहले जो सीपी जोशी एक वोट से हारे थे, तो एक वोट से हारना मतलब बराबर इक्वल होने के चांसेस भी उतने ही रहते हैं। तो हो सकता है कोई दो के, जैसे ये 5 5 5 और ये 9 9 9 और 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोड 5 भी है और मोड 9 भी है। ये भी 3 बार है, ये भी 3 बार है। क्लियर है। अभी हम क्या देखेंगे, सबसे पहले से पहले तो देखेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बिल्कुल बेसिक जो वो नोट्स देख रखे हैं उससे मैं आपको बताऊंगा कि भाई जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसके अंदर जो सेंट्रल कैलकुलेट कर रहे हैं हम, मीन कर रहे हैं, मीडियन कर रहे हैं, मोड कर रहे हैं, तो इसमें से सही कौन सा है। तो पहले ये नहीं देखेंगे सही कौन सा है, पहले हम ये देखेंगे सेंट्रल टेंडेंसी में जो बीच की वैल्यू है वो कैसी आनी चाहिए या किस तरीके से कैलकुलेट करनी चाहिए ताकि हमें ज़्यादा सही या ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ें मिलें। तो उस केस के अंदर हम बात करें तो देखो मीनिंग के अंदर क्या है, एन एवरेज इज ए सिंगल वैल्यू, जो सिंपल वैल्यू है विद इन द रेंज ऑफ द डाटा विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यू इन द सीरीज। कि भाई क्लास के एवरेज मार्क्स 8 है, इसका मतलब क्या सारों के नंबर 8 ही आए हैं क्या 10 में से। मान लीजिए 10 नंबर का टेस्ट लिया और हमने कहा कि क्लास के एवरेज मार्क्स जो वो 8 है, तो क्या सबके 8 आए हैं क्या? नहीं, किसी के 10 भी आए होंगे, किसी के 6 भी आए होंगे, किसी के 5 भी आए होंगे, किसी के 4 भी आए होंगे, लेकिन ये सारे डाटाओं को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? 8 रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑन एन एवरेज 8 नंबर है। सिंस एन एवरेज इज समवेयर विद इन द रेंज ऑफ द डाटा इट इज समटाइम कॉल्ड एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और क्योंकि ये रेंज के बीच में, भाई 0 से 10 के बीच में मार्क्स थे, ज़्यादातर के 8 के आसपास है, इस वजह से हमने क्या किया, उसको 8 को कह दिया। तो ये तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ये भी बिल्कुल थ्योरेटिकल है। टू प्रेजेंट ए ब्रीफ पिक्चर, भाई क्लास ए का टेस्ट लिया, क्लास बी का टेस्ट लिया, इसका 8 नंबर आ रहा है एवरेज और इसका 7 नंबर आ रहा है, मतलब हम सीधा क्या कह सकते हैं, क्लास ए में ज़्यादा होशियार स्टूडेंट है, क्लास बी जो वो कम होशियार। भाई क्लास ए के 30 स्टूडेंट है, 30 के अलग अलग नंबर दे दिए, क्लास बी में 50 स्टूडेंट है, उनके अलग अलग नंबर दे दिए, फिर आपको कहा कि इसमें से कौन सी क्लास जो है वो इंटेलिजेंट है, आप पता नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्लास
ए के एवरेज नंबर दे दिया आपको कि भाई क्लास ए के अंदर 8 है एवरेज नंबर और क्लास बी के एवरेज नंबर 7 है, तो आप क्या कर देंगे, आसानी से बता देंगे क्लास ए इंटेलिजेंट है। तो ये क्या कर देता है, एक ब्रीफ पिक्चर दे देता है। कंपैरिजन कर सकते हो टू रिप्रेजेंट द एंटायर ग्रुप, पूरी क्लास ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इसका 8 नंबर एवरेज है, मतलब ये ग्रुप ये क्लास कैसी होगी। टू प्रोवाइड बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, आगे आप जो भी करेंगे उसके अंदर ये चीज़ें आएगी। चाहे आप आगे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो या तो मीन से करेंगे, मीडियन से करेंगे, मोड से करेंगे, डिस्पर्सन कैलकुलेट करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो वहाँ पर ये जो चीज़ें वो यूज होगी। तो ये बेस है जिसके बाद में आप क्या करेंगे, आगे कैलकुलेट करेंगे। भाई आप 10, 8, 9, 7, 6, 5 इन पे आप आगे कैलकुलेशन करना आपके लिए मुश्किल होगा। कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन इसकी जगह जैसे आपको कहा कि 7 इनका एवरेज है, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे, तो ये जो है इसके हिसाब से आप आगे की कैलकुलेशन होगी। और पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जैसे अपन ने शुरुआत के अंदर एक एग्जांपल लिया ही था कि बीपीएल कार्ड होल्डर को कितना देना चाहिए अनाज, तो वहाँ पर भी हमें पॉलिसी बनाते वक्त ये चीज़ हमें मदद करे। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल एवरेज। अब हमने तो मीन भी कैलकुलेट किया, हमने मोड भी देखा, मीडियन भी देखा, लेकिन अब तीनों आपस में लड़ लिए। मीन बोला कि मैं बढ़िया, मीडियन बोला मैं बढ़िया, और मोड बोला मैं बढ़िया, तो कौन बढ़िया। तो इन्होंने कहा देखो ऐसा नहीं है कि बढ़िया जो है वो शकल से होगा न दिल से होगा, जिसमें ये 6 गुण होंगे ना वो बढ़िया है। हमने कहा ये कौन से 6 गुण है, तो उन्होंने कहा ये 6 गुण बेसिकली हम पता करेंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन अपन 6 देखते हैं कि भाई ये 6 जिनके अंदर है वो ज़्यादा सही होगा। क्लियरली एंड रिजिडली डिफाइंड, मतलब ऐसा हो कि जो आप एवरेज कैलकुलेट करो वो एक तो क्लियरली पता चले और रिजिडली डिफाइंड हो। रिजिडली मतलब रिजिड मतलब कि जो इधर उधर ना हो जाए। क्लियर रिजिडली मतलब कि एक बार आपने डिफाइन किया और कैलकुलेट किया कि भाई मीन जो वो 8 है तो वो 8 ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि फिर 7 भी हो जाए या अलग फॉर्मूलेस किया तो 6 भी हो जाए फिर 5 भी हो जाए, ऐसा नहीं। एक तो वो क्या होना चाहिए, रिजिडली डिफाइंड, मतलब कि सही तरीके से जो आपने कैलकुलेट किया वही रहना चाहिए, और क्लियरली और आसानी से पता करें बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। जो आपका एवरेज हो, जो भी आपका सेंट्रल टेंडेंसी जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं, मीन मोड मीडियन, वो क्या हो, सारे ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करके मिलना चाहिए। मतलब जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो सारे ऑब्जर्वेशन जो भी है, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, तो ये सबको कंसिडर करके फिर आपका जो भी सेंट्रल टेंडेंसी है जो कैलकुलेट करे वो कैलकुलेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 2 को कंसिडर करके कर लिया या 1 को कंसिडर करके कर लिया, नहीं। इजी एंड इजी होना चाहिए, तो आगे पता नहीं मैंने क्या लिख दिया। इजी होना चाहिए, एक तो कैलकुलेट करना आसान हो जी, सही ना। इजी टू डिटरमाइन, जिसे पता करना आसान हो, और लिस्ट अफेक्टेड ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग और एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। ये जो फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग अभी के लिए आप एक बार समझ नहीं पाएंगे ये वाला जो है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एक हिंट दे देता हूँ, बाकी ये धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे तब होगा। देखो सैम्पलिंग क्या होता है, 2 चीज़ें, 2 वर्ड है, एक तो पॉपुलेशन या जिसे हम क्या कहते हैं यूनिवर्स, एक जो है वो क्या होता है सैंपल, या जिसे स्टैटिस्टिक भी कहते हैं। समझिएगा, लाइक जैसे कोरोना की बीमारी आई, ठीक है, उस केस के अंदर पूरी दुनिया पे टीका लगा के चेक करना चाहिए था, तो पॉपुलेशन क्या थी, पूरी दुनिया। जैसे मान लीजिए 3 अरब पूरी दुनिया की जनसंख्या, लेकिन क्या ऐसा था कि भाई एक दवाई बनाई वो 3 अरब लोगों को लगाई, फिर चेक किया, फिर कहा कि सही है या नहीं है, ऐसा कर सकते थे क्या, नहीं। तो हमने क्या किया,
इस पूरी पॉपुलेशन को चेक करने के बजाय हमने क्या किया, इसका कुछ टुकड़ा लिया छोटा सा और उसको क्या किया, उसके ऊपर हमने चेक किया कि दवाई जो है वो सही है या नहीं। तो ये जो पूरा 3 अरब लोग हैं, ये तो क्या है, आपकी पॉपुलेशन है, यूनिवर्स है। इसमें से जो आपने छोटा सा टुकड़ा उठाया वो क्या होगा, सैंपल या स्टैटिस्टिक होगा। समझ पा रहे हैं? जैसे आपने 500 लोगों का एक ग्रुप जो है वो उसके ऊपर जो डोज टेस्ट किया कि सही है या नहीं, तो ये जो ये आपका क्या होगा, सैंपल कहलाएगा। क्लियर है? बहुत सारी जगह देखते हो, जैसे आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो, जैसे मान लीजिए आप सेव खरीदने जाते हो, तो उस केस के अंदर आप जैसे 2 kg सेव ले रहे हो, तो उसमें से एक सेव जो आपने चख के चेक किया, वो मीठी लगी, सही लगी, तो आपने मान लिया कि भाई बाकी सारी चीज़ें जो सही है, तो वो क्या एक तरीके से आपका सैंपल है। तो ये क्या होना चाहिए, लिस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपल। मतलब समझिएगा, 500 पे दवाई टेस्ट की, आपने कहा कि ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस 500 से आपने क्या किया, 1000 पे चेक किया, आपके रिजल्ट आगे नहीं आ रही है तो खराब है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 500 पे आप कह रहे हैं ओके, तो 1000 पे भी आपका क्या होना चाहिए, ओके होना चाहिए। 2000 पे चेक करो तो भी ओके होना चाहिए। तो इस तरीके का सैंपल जो होना चाहिए, मतलब इस तरीके का सेंट्रल टेंडेंसी वाली वैल्यू होनी चाहिए। और एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, आगे उसके ऊपर जो भी ट्रीटमेंट करना चाहे, आगे कुछ और कैलकुलेशन वगैरह करना चाहे तो भी आप कर सकें। काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज, किस तरीके के एवरेज हो सकते हैं समझिएगा। एक तो होते हैं पोजिशनल। पोजिशनल मतलब जो उस पोजीशन पे ना वो वैल्यू जो वो मतलब सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू होगी। जैसे आपका मीडियन हो गया कि तीसरे नंबर पे जो खड़ा है, तीसरे नंबर पे जो खड़ा है वो क्या है, मीडियन है। या 7वें नंबर पे जो खड़ा है, 7th आइटम, हमेशा मीडियन लिखे होगे भी कैसे, n+1 डिवाइड बाय 2th आइटम, कि भाई जैसे 11 है तो 11 + 1 डिवाइड बाय 2, 6th आइटम। 6th आइटम मतलब जो इस लाइन में 6ठे नंबर पे है वो आपका क्या होगा, आपका मीडियन होगा। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से पोजिशनल। या फिर मोड, मोड मतलब क्या है, ये भी एक तरीके से पोजिशनल है कि भाई जैसे 5, 7, 5, 8, तो 5 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा बार आया है तो उस पोजीशन पे जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो क्या हो गया, आपका मोड हो गया। क्लियर है? ये हो गया मोड, ये हो गया मीडियन। अब यहाँ पर समझिएगा, या फिर इसको आगे अपन देखेंगे, जब आगे देखेंगे तभी देखेंगे कि भाई इनकी ये कमियों में भी देखेंगे। जब मीडियन पढ़ेंगे, जब मोड पढ़ेंगे, तब इनकी कमियों में भी देखेंगे। मीडियन, अब जैसे मोड मीडियन आ गया कि 7th आइटम है या 3rd आइटम है, तो फिर 3rd आइटम होगा, फिर उसको पहली और दूसरी वैल्यू से मतलब नहीं, और चौथी और पांचवी से बिल्कुल मतलब नहीं, बस उसने 3rd वाले पे कर दिया ना, उसने बाकी को कहीं जोड़, बाकी गुणा भाग के अंदर कहीं भी यूज किया क्या, नहीं। वैसा मोड के अंदर जैसे 5 3 बार आ गया, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो 5 उसने मोड तय कर लिया। अब 4 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, मतलब कोई 2 बार आया, कोई 1 बार आया, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो मोड क्या कह देगा सीधा, कि सबसे ज़्यादा बार आया, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो कर दिया। मीडियन जो वो उस पोजीशन के हिसाब से बता दिया। तो ये दोनों क्या है, पोजिशनल है। क्लियर है कि भाई उस पोजीशन में। मैथमेटिकल क्या है, जिनको आप जोड़ बाकी गुणा भाग के हिसाब से करते हैं। अर्थमेटिक मीन, जो नॉर्मली आप राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या या फिर एवरेज जो भी आप देखते हैं, वो आपका सीधा सिंपल जो है वो क्या है, अर्थमेटिक मीन है। क्लियर है? जियोमेट्रिक मीन क्या होता है और हार्मोनिक मीन क्या होता है। जियोमेट्रिक मीन जो नॉर्मली आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के अंदर वगैरह में यूज करते हैं, वो आपका भाई यहाँ पर आप क्या करते हैं, नॉर्मली गुणा करते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, यहाँ पर जो गुणा होता है, यहाँ पर ये जियोमेट्रिक मीन का उल्टा होता है, हार्मोनिक मीन। और ये क्वार्टिक मीन जो है वो और आगे आएगा अपने, वैसे अपने ये ज़्यादा इसको पूछा नहीं जाता। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका ये अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड है सबसे ज़्यादा। तो इनके तो अपने को ये भी देखने होंगे बेसिक, पहले तो इनको पढ़ना होगा कैसे कैलकुलेट होता है, फिर कैसे तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज देखनी होगी भाई इसकी खासियतें क्या क्या है, इसमें ख़राब बातें क्या क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। क्लियर है? वैसा जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, क्वार्टिक मीन कम पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अपन देखेंगे कि क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है। बिजनेस के अंदर और यूज किए जाते हैं मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज और कंपोजिट एवरेज। ये अपने लिए इतना ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट है नहीं स्टेट्स के हिसाब से। क्लियर है?
तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बेसिक है। आप एक बार और अच्छे से इसको थोड़ा और पढ़ के आइएगा, ताकि अपन इसको क्या करेंगे, कल से इसको जो है वो पूरा अच्छे से शुरू करेंगे। अभी तो आज जो है वो बेसिकली इसको एक इंट्रो किया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एक ये एसेंशियल वाली जो है ना प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम मीन पढ़ेंगे फिर वापस इसके ऊपर आएंगे कि देखेंगे कि भाई मीन जो है वो इसमें फिट बैठता है क्या, इसमें फिट बैठता है क्या, इसमें फिट बैठता है क्या, इसमें फिट बैठता है, इसमें बैठता है, इसमें बैठता है या नहीं बैठता है। क्लियर? क्लियर है? अब स्टूडेंट्स सोने लग रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाकी अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें।